नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज ये क्लास राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का महामैराथन क्लास रहने वाली है। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं, और या तो वे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई से भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आपका इस क्लास के प्रति रिव्यू ज़रूर देना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्लास को। कक्षा 10th राजस्थान की कला और संस्कृति की आधारित है ये। और इसमें जो ये जितने भी ये टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक दे रखा है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। और दूसरा दे रखा है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तीसरा दे रखा है राजस्थान के उत्सव एवं त्यौहार मेले। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण चौथा टॉपिक है। और पांचवा टॉपिक हम कवर करेंगे राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। और टॉपिक नंबर 6 हम क्लियर करेंगे स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। और सातवां जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लोक संगीत। लोक संगीत का टॉपिक रहेगा। और आठवां जो टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। और टॉपिक नंबर 9 रहेगा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। और टॉपिक 10 नंबर रहेगा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। और 11 नंबर रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो दोस्तों, हम बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। हम राजस्थान के इतिहास के बारे में एक परिचय के रूप में देख लें। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। यानी कि राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इसका आंसर रहने वाला है जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। यानी कि राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कर्नल जेम्स टोड 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान या राजस्थान। इसका आंसर रहेगा राजस्थान या राजस्थान। यानी कि जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी तरीके से देखें और हो सके तो अपने नोटबुक में इसको राइट कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का नामकरण कब हुआ। यानी कि राजस्थान का नामकरण कब हुआ। तो इसका आंसर रहने वाला 30 मार्च 1949। यानी कि राजस्थान का नामकरण 30 मार्च 1949। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जोधपुर संभाग के लिए मरु और धन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं। जोधपुर को प्राचीन काल में मरु, मरुवार या मारवाड़ नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। यानी कि बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था।
तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों झांगल देश। झांगल देश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? यानी कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों कांठल। यानी कि प्रतापगढ़ में माही नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे कांठल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? यानी कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों ओनली प्रतापगढ़ है, जबकि जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों 56 का मैदान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है दोस्तों बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया, यानी कि बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी बाग किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी बाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों ऊपरमाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों गिरवा। यानी कि उदयपुर के आसपास का गिरवा, जबकि बेंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का स्थान ऊपरमाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है दोस्तों डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? यानी कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों बांगड़। यानी कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग को बांगड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाला है दोस्तों कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों हाड़ौती। यानी कि कोटा व बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सीकर, झुंझुनू व चूरू का भाग किस नाम से जाना जाता है? सीकर, झुंझुनू, चूरू का भाग शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर रहने वाला है शेखावाटी। अगला क्वेश्चन है जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था क्या कहलाता था? यानी कि लेखन कला से अपरिचित था, जिस काल में मानव लिखना भी नहीं जानता था वो काल क्या कहलाता था? तो प्राक युग, आरंभ से हड़प्पा पूर्व तक, यानी कि प्राक युग। अगला क्वेश्चन है अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए? यानी कि अस्पष्ट जो स्पष्ट नहीं है और अपठनीय जिनको पढ़ा नहीं गया है, या लिखित साक्ष्य यानी लिखे हुए तो मिले लेकिन इनको पढ़ नहीं पाए हैं, ये साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर रहने वाला है आद्य युग। आद्य युग यानी हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक का। अगला क्वेश्चन है किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य मिले? यानी कि लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों ऐतिहासिक युग। यानी कि इसका आंसर रहने वाला ऐतिहासिक युग, जिसके मतलब लिखे हुए मिले और स्पष्ट जिनको पढ़ा जा सकता है, ये साक्ष्य ऐतिहासिक युग के अंदर मिले थे। ये क्वेश्चन थे हमारे 17। अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। यानी कि 18 क्वेश्चन नंबर दे रखा है भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर लगभग 3 भागों में, यानी कि 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है दोस्तों हमारा मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? यानी कि मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है पाषाण काल। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहने वाला है 3 भागों में, यानी कि पूर्व, मध्य, उत्तर पाषाण। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं? यानी कि पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है जयपुर व इंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर रहने वाला हमारा 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 रहने वाला है जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार किसने खोजी थी?
यानी कि जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार किसने खोजी थी? तो इसका आंसर रहने वाला है सी है हैकेट। अगला क्वेश्चन है जालौर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है बी आलचीन। यानी कि जालौर में जो पूर्व पाषाण के जितने भी साक्ष्य खोजे गए हैं उनका जो श्रेय जाता है बी आलचीन को। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर रहने वाला है चंबल, बनास और इनकी सहायक नदियों के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर रहने वाला है लूणी, बेडच व इनकी सहायक नदियों के किनारे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए? तो इसको माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? तो इसका आंसर रहने वाला है बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, यानी कि उत्तर व नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 पिंड पांडलिया धातुकालीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? यानी कि पिंड पांडलिया धातुकालीन सभ्यता कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है चित्तौड़ के अंदर स्थित है पिंड पांडलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 30 रहने वाला है नंदलालपुरा कीराड़ोत चितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है जयपुर। यानी कि नंदलालपुरा, कीराड़ोत और चितवाड़ी का नाम आए तो ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 रहने वाला है साबणिया पुंगल धातु युगीन सभ्यता, यानी कि जब नंदलालपुरा, कीराड़ोत और चितवाड़ी ये तीनों तो जयपुर में स्थित है, जबकि साबणिया और पुंगल ये बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 रहने वाला है कोल माहुली धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? यानी कि कोल माहुली धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है सवाई माधोपुर। यानी कि कोल माहुली सवाई माधोपुर में, साबणिया पुंगल बीकानेर में और चितवाड़ी जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 रहने वाला है मल्ला धातु युगीन सभ्यता का स्थल भरतपुर में। मल्ला धातु युगीन सभ्यता का स्थल भरतपुर में, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थित है, यानी एलाना का नाम आए तो एलाना का नाम जालौर। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर के अंदर पुष्कर में, यानी कि बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता अजमेर में। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 है आहाड़ झाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है उदयपुर। इसका आंसर रहने वाला है उदयपुर, यानी कि आहाड़ व झाडोल धातु युगीन सभ्यता उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 रहने वाला है हमारा गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता सीकर में स्थित है, यानी कि गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 गिलुंड धातु युगीन सभ्यता, गिलुंड का नाम आए तो राजसमंद, यानी कि गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता हनुमानगढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 राजस्थान में लोहे कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों पर प्राप्त हुए? तो यानी कि लोहा कालीन सभ्यता के जो प्रमाण है वो नौ भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक के अंदर मिले हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 41 नंबर प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थल को कहा जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है रेड टोंक को। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में लोहे युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो इसका आंसर रहने वाला है 9, यानी कि लोहे कालीन युग का प्रारंभ राजस्थान के किस स्थल से होता है? तो इसका आंसर रहने वाला है 9। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मर्दबांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर रहने वाला है विराटनगर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 रहने वाला है
कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज अबलानंद घोष ने की थी 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है द्वेषवती या सरस्वती नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर, उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए? यानी कि कालीबंगा सभ्यता के स्तरों की बात करें तो उसके अंदर स्तर थे 5, तो इसका आंसर रहने वाला है 5। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया? यानी कि स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा दोस्तों 49 नंबर, दोहरे जूते हुए खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? यानी कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर मिले गए। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर रहने वाला है अहाड़, यानी कि धूलकोट सभ्यता अहाड़ उदयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 51 रहने वाला है, अहाड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? अहाड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे मिला है? यानी कि अहाड़ आइडिया बेड़स नदी के किनारे मिला है। क्वेश्चन नंबर 52 रहने वाला है, अहाड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? अहाड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर रहने वाला 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा अहाड़। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अहाड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि इसका आंसर रहने वाला है अहाड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 रहने वाला है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। 54 नंबर रहने वाला है, गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 रहने वाला है दोस्तों, गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? गिलुंड सभ्यता का स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका आंसर रहने वाला है बीबी लाल के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन 56 नंबर रहने वाला है दोस्तों, भागौर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? यानी कि भागौर सभ्यता जो भीलवाड़ा में, और इसका उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा। वी.एन. मिश्र 1967 के अंदर 1967 से 70 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन 57 नंबर रहने वाला है, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर यानी कि कृषि व पशुपालन का साक्ष्य बागौर भीलवाड़ा से मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 नंबर रहने वाला है, गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नीम का थाना सीकर जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी। इसका आंसर रहने वाला है कांतली नदी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, कृपस्वर्णी मर्दपात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? यानी कि कृपस्वर्णी मर्दपात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर रहने वाला है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 60 रहने वाला है, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 61 रहने वाला है, यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर रहने वाला है भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? अगला क्वेश्चन है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोमन एम्फोरा यानी सूरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है रोमन एम्फोरा सूरापात्र भीनमाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईसवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? ईसवाल सभ्यता उदयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, ईसवाल सभ्यता उदयपुर के अंदर और रोमन एम्फोरा सूरापात्र सभ्यता के स्थल भीनमाल में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 65 रहने वाला है दोस्तों। 65 नंबर रहने वाला है, राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान पर प्राप्त हुए? यानी कि मौर्यकालीन सभ्यता के स्थल मौर्यकालीन सभ्यता के स्थल बैराट में।
से प्राप्त हुए, बेराट से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 66 रहने वाला है, अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुए, यानी कि अशोक का, सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो अभिलेख है जो बेराट से प्राप्त हुआ है, यानी बेराट से भाब्रू जो अभिलेख है वो बेराट से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 रहने वाला है हमारा, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता बालातल किस स्थान पर स्थित है, यानी ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता बालातल किस स्थान पर स्थित है, यानी कि बालातल उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 रहने वाला हमारा, बालातल सभ्यता का स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, बालातल सभ्यता का वी.एन. मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 69 नंबर, रंगमहल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें रंगमहल की तो ये रंगमहल भी हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है। अगर नगरी सभ्यता की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 रहने वाला है दोस्तों, बरौड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है। बरौड़ की बात करें तो ये बरौड़ सभ्यता गंगानगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 73। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए। अगर राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाणों की बात करें तो ये प्रमाण डेरा तरखान वाला वेचक 84 के से प्राप्त हुए हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था, इसका आंसर रहने वाला है मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में, मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर रहने वाला है अगुंतर निकाय। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इसका आंसर रहने वाला है ऋग्वेद, ऋग्वेद, यानी कि मत्स्य जनपद का ऋग्वेद आंसर रहने वाला है। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था, इसका आंसर है उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन 78 नंबर रहने वाला, अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना था, तो इसका आंसर रहने वाला है परीक्षित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। पूर्व, इसका आंसर रहने वाला है पूर्व मध्यकाल, यानी कि 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 रहने वाला है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना है। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर G.H. ओझा और C.V. वैद्य के द्वारा वैदिक आर्यों की संतान माना है, यानी कि दोस्तों गौरीशंकर हिरानंद ओझा ने और C.V. वैद्य के द्वारा राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर रहने वाला हमारा दोस्तों, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका था, यानी कि अग्निकुंड से जो राजपूतों को उत्पन्न बताया गया था वो चंद्रबरदाई ने बताया था, तो इसका आंसर रहने वाला है चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है, तो इसका आंसर रहने वाला है यानी कि पृथ्वीराज राजसो के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 83 नंबर, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि यज्ञ से हुई है, तो इसका आंसर रहने वाला है मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए हैं, तो इसका आंसर रहने वाला है परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85 नंबर, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है, तो राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाला वो है डॉक्टर D.R. भंडारकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर, राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया है,
यानी कि विदेशियों की जो संतान बताने वाला है राजपूतों को, वो था कर्नल जेम्स टॉड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, अबुल फजल ने गोइल वंश को किसी से संबंधित माना है? अबुल फजल ने गोइल वंश को ईरान के शासक नौशेखा के से संबंधित माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99 नंबर, कर्नल जेम्स टॉड ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना है? कर्नल जेम्स टॉड ने तो वल्लभी के शासक से माना है, जबकि अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेखा से माना है। इसको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, गोइल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया है? यानी कि गोइल वंश को ब्राह्मणों से जो रिलेट कर पा रहा है वो थे गोपीनाथ शर्मा वे मोहनोत नैन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर रहने वाला है दोस्तों, गोइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? गोइल के बाद मेवाड़ का जो प्रतापी शासक था वो था आपके बप्पा रावल दोस्तों। अगर गोइल के प्रतापी शासक की बात करें तो वे थे बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, बप्पा रावल ने किसे हराकर, यानी कि बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो इसका आंसर रहने वाला है मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया था? बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में बनवाया था। तो इसका आंसर कैलाशपुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? यानी कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बप्पा ने कालभोज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करता है? सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना यूरोप के चार्ल्स मार्टल से की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97 नंबर, भूतड़ा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? भूतड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह तर्क और कथन के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो भूतड़ा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये युद्ध जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था 1227 के अंदर। 1227 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर, यानी कि भूतड़ा युद्ध से संबंधित ये क्वेश्चन है, भूतड़ा के युद्ध का वर्णन किस इतिहास ग्रंथ में मिलता है? यानी कि भूतड़ा के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर रहने वाला है हमीर मद मर्दन, जो जय सिंह सूरी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है? यानी कि हमीर मद मर्दन में हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? यानी कि बात करें अगर पद्मावत रचना की, ये जो पद्मावत रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है, जो 1540 की है। अगला क्वेश्चन है, गोरा व बादल किसके सेनापति थे? गोरा व बादल की बात करें तो ये गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमीर खुसरो ने के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यानी कि अमीर खुसरो के किस ग्रंथ से चित्तौड़ के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यानी खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ये उल्लेख अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों खजाइन उल फुतुह के अंदर। अगला क्वेश्चन 103 नंबर रहने वाला है हमारा, गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक वो था रतन सिंह। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता था? तो इसका आंसर रहने वाला है 1326 ईस्वी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन वे मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर रहने वाला है हमीर को। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हमीर के वंशज क्या कहलाए थे? हमीर के वंशज सिसोदिया कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर, हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? तो इसका आंसर रहने वाला है सिंगोली का युद्ध, जो बांसवाड़ा में 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला 108 नंबर, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है राणा लाखा का पुत्र चूड़ा को।
राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर रहने वाला है। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया था? तो इसका आंसर रहने वाला है राणा लाखा के काल में। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? महाराणा कुंभा की बात करें तो ये राणा मोक्कल का पुत्र था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, राणा कुंभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था? मालवा के युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त किया था। तो ये युद्ध था आपके सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर रहने वाला है सारंगपुर का युद्ध। यानी कि सारंगपुर के युद्ध के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला 113 नंबर। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी? बात करें अगर चंपानेर की संधि की, तो चंपानेर की संधि महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी, जो 1456 की संधि है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर शिल्पी की बात करें तो ये शिल्पी मंडन था। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास की रचना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध किसकी रचना है? अगर इनकी बात करें तो ये राणा कुंभा की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति की रचना कवि अत्रि व मैस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियाँ थी? तो ये सभी उपाधियाँ दोस्तों राणा कुंभा की थी। यानी कि सभी की सभी उपाधियाँ राणा कुंभा की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये हम उपाधियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि महाराजा धीराज, राजाओं का राजा होने के कारण, यानी कि महाराजा धीराज का कहा जाता है, यानी कि राजाओं का राजा होने के कारण महाराजा धीराज। महाराणा यानी अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा कहलाया था। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो कहलाया था। और जो राजगुरु यानी कि राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न सामंतों में जागीरदारों के हितैषी होने के कारण राजगुरु कहलाया था। दान गुरु यानी कि विद्वानों, कलाकारों व निर्धनों को दान करने के कारण दान गुरु कहलाया था। हाल गुरु यानी गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण या पर्वतीय दुर्गों का विजय हासिल करने के कारण हाल गुरु कहलाया था। यानी कि परम गुरु, बात करें परम गुरु, विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने तथा अपने समय का सर्वोच्च शासक होने का कारण ये परम गुरु कहलाया था। अगर बात करें यानी कि प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखित टीका रसिक प्रिया में कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। अगर रसिक प्रिया में नरपति यानी कि सामान्य मानव से श्रेष्ठ होने के कारण कुंभा को नरपति का से भी मतलब जाना जाता है। यानी कि नरपति राणा कुंभा की उपाधि थी। आगे बात करें अशोपति यानी कि कुशल घुड़सवार होने के कारण, यानी कुशल घुड़सवार होने के कारण अशोपति कहा जाता था। अगर बात करें गणपति, राज्यों का राजा होने के कारण गणपति। छाप गुरु यानी छापामार युद्धपत्ति में निपुण होने के कारण छाप गुरु के नाम से भी ये जाना जाता था, इसकी उपाधि थी। अगर हिंदू सुल्तान भी ये राणा कुंभा की उपाधि थी। समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं की रक्षा करने वाला यानी कि विभूषित किया गया था। यानी कि मुस्लिम शासकों से हिंदुओं की रक्षा करने के कारण हिंदू सुल्तान कहलाया था राणा कुंभा। आगे बात करें नाटक राजकर्ता, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण नाटक राजकर्ता के नाम से भी जाना जाता था राणा कुंभा। अगर बात करें शैल गुरु की, युद्ध में निपुण होने के कारण शैल गुरु के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करें चाप गुरु यानी धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण चाप गुरु के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें अभिनव भट्टाचार्य यानी कि श्रेष्ठ वीणा वादक एवं संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान प्राप्त करने के कारण, संगीत प्रेमी के कारण अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें प्रजापालक यानी कि जनता का हितैषी होने के कारण प्रजापालक, ये उपाधि राणा कुंभा की थी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, राणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? यानी कि राणा कुंभा की हत्या राव उद्दा के द्वारा की गई थी और राव उद्दा को मेवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है और 1468 के अंदर राणा कुंभा की हत्या कर दी गई इसके पुत्र उद्दा के द्वारा। अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया था? यानी कि राणा सांगा हिंदू पथ यानी हिंदू सुल्तान की बात करें तो हिंदू सुल्तान था वो कुंभा। अगर हिंदू यानी कि राणा सांगा की बात करें, राणा सांगा था हिंदू पथ। हिंदू पथ का नाम आए तो राणा सांगा का ध्यान रखना है और हिंदू सुल्तान आए तो राणा कुंभा का। तो अगला क्वेश्चन है खातौली का युद्ध यानी खातौली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? खातौली के युद्ध की बात करें तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बयाना का युद्ध जो फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया था? तो इसका आंसर रहने वाला है यानी कि बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया था वो खानवा के युद्ध के अंदर जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी थी? यानी कि बाबर ने तुलुगामा पद्धति से 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा से युद्ध किया था। इसमें तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? यानी कि राणा सांगा को विष देकर मार दिया गया और ये 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा दौसा के अंदर कर राणा कुंभा को विष देकर मार दिया गया था। इसके भी पीछे बहुत ही मनोरंजक कहानी है, क्यों मारा था, क्या मारा था, ये कहानी अभी हम नहीं देखेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करें हम, यानी कि राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृत्यु बसवा दौसा में होती है जबकि इसका जो समाधि स्थल है वो मांडलगढ़ में है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? तो इसका आंसर रहने वाला है चंदन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 128 नंबर, उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? यानी उदय सिंह का राज्याभिषेक मालदेव के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता की प्राप्ति की थी? तो इसका आंसर रहने वाला है मालवी का युद्ध। मावली का युद्ध है जो 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला 130 नंबर, उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया था? यानी कि उदयपुर को 1559 ईस्वी को उदय सिंह ने बसाया था और अपनी राजधानी बना ली थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 131 नंबर, अकबर ने जैमल व फतेह की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? यानी अकबर ने जैमल व फतेह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। इसको ध्यान में रखना, आगरा के किले में लगवाई थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? उत्तराधिकारी तो यानी कि जो जगमाल को उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये जगमाल था, महाराणा प्रताप का भाई था। प्रताप का भाई था यानी कि जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था महाराणा उदय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर के निकट लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रताप की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि हरावल बाग का नेतृत्व हकीम का सूर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार राजस्थान के एग्जामों में पूछा गया था। इसको आप स्टार लगा लो और नोटबुक में नोट कर लो, शानदार क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सेना के हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी कि मुगल सेना के हरावल का बाग का अगर बात करें तो ये जगन्नाथ कच्छावा कर रहा था और प्रताप की सेना के हरावल की बात करें तो वो हकीम का सूर करने वाला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण किए थे? राज चिन्ह जो धारण करने वाला था राज चिन्ह, यानी कि प्रताप को संकट में देखकर और महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह धारण किए थे वो जाला विद्या ने किए थे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया था? यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर के युद्ध के नाम से भी मतलब बताया था कि ये हल्दी घाटी के जो अलग नाम दिया था खमनोर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंदायुद्ध ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? बंदायुद्ध ने तो गोगुंदा का युद्ध कहा था
जबकि अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 139 नंबर। हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित पुरुषों के वेश में लड़ने के कारण, यानी कि नवविवाहिताओं के, यानी कि जो नवविवाहित महिलाएं हैं पुरुषों के वेश में लड़कर मर गई थी, इसके कारण ये जो हल्दी घाटी नाम पड़ा है। ये जो तर्क ये कथन देने वाले थे वो देने वाले थे डॉक्टर महेंद्र भानावत ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला है डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है? तो इसका आंसर रहने वाला है अजूबा भारत, यानी कि डॉक्टर महेंद्र भानावत की जो किताब है यह है अजूबा भारत, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? यानी कि मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? यानी कि दिवेर के युद्ध में जो शेरमा सुल्तान खां था, इसको मुगल सेनापति जो शेरमा सुल्तान खान था उसको अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा था, यानी कि महाराणा प्रताप का पुत्र था, जिसने शेरमा सुल्तान खां को मौत के घाट उतार दिया था दिवेर के युद्ध के अंदर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों 143 नंबर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? अगर महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो ये बारडोली के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है मुगल मेवाड़ संधि जो जनवरी 1615 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी, किसके काल के में हुई थी? यानी कि ये मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी के अंतर्गत अमर सिंह के काल में हुई थी। अमर सिंह प्रताप का पुत्र था दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहने वाला है किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाह शुरू हुआ था? औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया था, यानी कि राज सिंह और औरंगजेब का जो विवाद शुरू हुआ था, दोस्तों वो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के कारण हुआ था। यानी कि राज सिंह और औरंगजेब के मध्य चारुमती के कारण जो विवाद शुरू हो गया था। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी दोस्तों। इसके भी पीछे बहुत बड़ी रोचक कहानी है और कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है किसके काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कंगूरवे बुर्ज को मुगल सेना ने ढा दिया था? तो इसका आंसर रहने वाला है राज सिंह के काल में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज परिस्थिति किस झील के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है राजसमंद झील। अगला क्वेश्चन रहने वाला है किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था? तो इसका आंसर रहने वाला है गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण बलराव की संतान किसने बताया था? तो इसका आंसर रहने वाला है दयालदास ने, यानी कि राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण बलराव की संतान दयालदास ने बताया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया था? यानी कि कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया था? तो इसका आंसर रहने वाला है मोहनोत नैणसी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है राठौड़ों को यानी मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? यानी कि मंडोर को राठौड़ों की राजधानी राव चुंडा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन 153 नंबर रहने वाला है चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चांद कंवर किसकी पत्नी थी? यानी कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर जो राव चुंडा की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देने वाला है दोस्तों रणमल किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या करती थी? यानी कि जो रणमल की प्रेमिका थी बारमली, इसके सहयोग से सामंतों ने रणमल की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? तो इसका आंसर रहने वाला है रायमल। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल से कर दिया था। अगले क्वेश्चन रहने वाला है राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था? अगर जोधपुर नगर की बात करें 1459 के अंदर राव जोधा ने बसाया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बसा है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना है? तो इसका आंसर रहने वाला है डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है जैसलमेर के राव लोणकरण की पुत्री उमादे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? यानी कि उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? जेता व कुंपा मालदेव के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है किस युद्ध में शेरशाह ने द्रुतता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया था?
तो इसका आंसर रहने वाला है यानी कि गिरिशुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर, जो शेरशाह सूरी ने मालदेव के साथ छल कर दिया था और ये युद्ध शेरशाह सूरी जीत गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था? तो इसका आंसर रहने वाला है राव उदय सिंह, यानी कि राव चंद्रसेन को राव उदय सिंह और राम का मतलब विरोध का सामना करना पड़ा था।